तो हम लोगों का जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑलरेडी, हम लोग प्रोसेसेस जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पढ़ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेकेंड पोर्शन है प्रोसेसेस का, वो पढ़ रहे हैं। प्रोसेसेस में फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी जो हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करना है कहीं से भी। जो डीएनए, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, काम कर रहे हैं डीएनए के साथ, तो डीएनए के अलावा तो हम किसी चीज़ से काम नहीं कर रहे। हमें सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है वो चाहिए। फिर डीएनए आइसोलेट करने के लिए हम लोगों ने टेक्निक्स देख ली कि हम लोग डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। सेल्यूलेज है, काइटिनेज है, लाइसोजाइम है, आरएनएज हैं, प्रोटीएज हैं, उनका यूज़ करके हम लोग डीएनए आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है डीएनए को कट करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो होल डीएनए पूरा का पूरा इतना बड़ा सा डीएनए आ गया है, ये पूरा डीएनए हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड जगह चाहिए। जैसे डिजायर्ड जो भी है, जितना भी हमारा डिजायर्ड जीन है, वो सपोज करो इतना ही है। एक और वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर का अपना डीएनए है, तो उसमें भी हमें कट लगाना पड़ेगा ताकि हम इस वाले को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके। तो इसीलिए हमें क्या है, कटिंग जरूरी है, कटिंग करनी है डीएनए की। डीएनए की कटिंग करने के बाद, कटिंग करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, ठीक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे सेपरेट करना पड़ेगा। जो डिफरेंट सेगमेंट्स आ गए हैं, सपोज करो हमारे पास इतना सारा था और इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स आ गए, हमें सिर्फ ये सेगमेंट चाहिए, तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास जो पूरे डिफरेंट बैंड्स आते हैं उसमें से जो भी हम लोगों को चाहिए उसको हम सिलेक्ट करके इल्यूशन करके निकाल लेते हैं, ठीक है। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डिजायर्ड वाला है डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए है प्लस वेक्टर, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन किससे करेंगे, हम लोग लाइगेज के साथ, ठीक है। लाइगेज से ज्वाइन कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फाइनली मिल जाता है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास आया है डीएनए, डीएनए आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, यानी कि किसी सूटेबल होस्ट में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इंसर्ट कराना है। लेकिन इंसर्ट कराने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक और टेक्निक ले लेते हैं जिससे हम हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब है इसके मल्टीपल कॉपीज बना लो। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, पॉलीमरेज का यूज करके हम लोगों को एक चेन बनानी है। चेन बनाने का मतलब कि ये हमने एक डीएनए लिया, ठीक है, इस डीएनए से डबल डीएनए का बनाया, एक कॉपी कर दी, पॉलीमरेज का यूज किया, क्योंकि हमें पता है पॉलीमराइज कौन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो हमने डीएनए पॉलीमरेज लिया और ऐसे ये चेन कराते जाते हैं। चेन कराने का मतलब पहले 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 होंगे, 8 से फिर डबल होते जाएंगे। इस तरीके से डबल हो के जब हम लगभग 30 साइकिल्स तक इसको डबल करवाएंगे तो हमारे पास लगभग 1 बिलियन टाइम्स जो है वो डबलिंग हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपीज जो हैं वो डीएनए की बन चुकी होंगी। वो इसीलिए चाहिए क्योंकि जब हम इस डीएनए को एंटर कराने की कोशिश करते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो उसका जो एफिशिएंसी परसेंटेज है वो बहुत कम आता है, या 2% या फिर 10%। 10% आने का मतलब मैंने 100 बैक्टीरिया लिए, 100 डीएनए लिए, उसमें से सिर्फ 10 ही ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने मेरे डीएनए को अपटेक किया, तो इसका मतलब 90 वेस्ट हो गए। इसीलिए मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। ये 3 नंबर में या 5 नंबर में, दोनों में पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीसीआर पे। और पीसीआर हम लोग देखते हैं अब एनसीईआरटी का एक डायग्राम। ठीक है, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है पेज नंबर 202। आई होप सभी को क्लियर है। देखो फिगर नंबर 11.6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डीएनए लेते हैं। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये कौन सा डीएनए है? ये हमारा इंटरेस्ट वाला, जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। ठीक है, अगर हम किसी और डीएनए की भी कॉपी करना चाहते हैं, कि हम डिजायरेबल शुरू में जो ले रहे थे उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। यानी जब भी हमें कभी एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज करनी है, तो हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने डीएनए लिया। डीएनए लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हीट देंगे, जो कि 70 डिग्री के आसपास होता है, या शायद 90 के। अभी मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि टेम्परेचर ये वाला कितना था, बट ये हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होने से क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, जो यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो ये दोनों सिंगल सिंगल हो जाते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब है हम लोगों ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट कर दिया, जो दोनों स्ट्रैंड्स थे उनको अलग अलग कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइमर्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइमर्स क्या हैं? ये डीएनए सीक्वेंसेस हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ जो जहां से हमें स्टार्ट करना है। सपोज करो हमें इतने को मल्टीप्लाई करना है, एम्पलीफाई करना है, तो इसके कुछ इनिशियल सीक्वेंसेस इधर से, कुछ इनिशियल सीक्वेंसेस इधर से, जो कि इस पे बाइंड कर सके, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, वो सीक्वेंसेस हम लोग लेते हैं, उनको प्राइमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमर्स क्या है, ये देखो, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स हैं कुछ नंबर में, 8, 10, 15। ठीक है, नोन नंबर है इनका न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग क्या है, तुम लोगों ने प्राइमर्स प्रोवाइड किए, और प्राइमर्स जो हैं वो बाइंड कर जाते हैं जो भी कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है उस पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एंजाइम देंगे डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये स्पेशल होता है, टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। टैग पॉलीमरेज जो है वो एक स्पेशल बैक्टीरियम में से निकाला जाता है, जिसको थर्मस एक्वेटिकस कहा जाता है। ये इसका नाम है, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है जिसमें से टैग, इसका टी कैपिटल लिया गया और ए क्यू पहले दो वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से टैग बनाया गया। ये टैग पॉलीमरेज यानी थर्मस एक्वेटिकस नाम का जो बैक्टीरियम है, इसका जो पॉलीमरेज था, डीएनए पॉलीमरेज था, वो हमने यूज किया है, और उसको हम लोग टैग पॉलीमरेज कहते हैं। अब हम कहेंगे स्पेशली हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो टैग पॉलीमरेज है, वो हाई टेम्परेचर पे भी इजीली काम करता है। ठीक है, ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल मतलब, थर्मो मीन्स हीट, और स्टेबल यानी हीट करते हैं तब भी ये स्टेबल रहता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। प्लस हमने साथ में क्या डालने हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये तो इसके स्पेसिफिक थे, ये प्राइमर्स जो थे वो कॉम्प्लीमेंट्री जाके चिपक गए, लेकिन जब पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, वो इसके यहाँ जो बेस पेयर्स होंगे, जो बेस पेयर्स होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री और नए बेस पेयर्स लगाएगा। नए बेस पेयर्स लगाएगा तभी तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। थोड़ी देर रुक जाइए, इसलिए काट दिया। उसी तरीके से इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट भी बन जाएगा, और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री भी स्ट्रैंड नया बन जाएगा। तो दोनों तरफ देख सकते हो, डीएनए पॉलीमरेज दिया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दिए, दोनों ने मिलके क्या बनाया, दोनों स्ट्रैंड्स बना लिया। अब सिंगल स्ट्रैंड से हमारे पास कितने बन गए, 2 स्ट्रैंड्स बन गए, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन क्या है कि पूरा जो पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, और ऐड करके जब तक उसका टर्मिनेशन वाला पॉइंट नहीं आता, तब तक वो उसको फिर स्ट्रैंड को कंप्लीट करेगा। यही साइकिल मल्टीपल टाइम्स चलती रहती है, 30 साइकिल्स तक।
और इससे क्या होता है, लगभग हमें 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफाइड डीएनए मिल जाता है, यानी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। जो भी डीएनए हम लोगों ने अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए था, उसको हम फर्दर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको होस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने पता है 4-5 स्टेप्स किए थे। बैक्टीरिया के अंदर हम लोग अलग तरीके से हीट शॉक, कोल्ड शॉक देते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, एनिमल सेल में हम लोग माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। तीसरा था प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर हम लोग जीन गन यूज करते हैं। या फिर एक और लास्ट रह गया था जो हम कॉमन यूज करते हैं, और उसके अंदर हम लोग डिसआर्म्ड पैथोजन ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 थे तरीके, जिसमें बैक्टीरिया में हीट शॉक, कोल्ड शॉक था, एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल के अंदर हम लोग जीन गन यूज करते हैं जिसको बायोलिस्टिक भी कहा जाता है, और चौथा था हम डिसआर्म्ड पैथोजन से इन्फेक्शन करा देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है, ये हमारा एक सेल है, इस सेल के अंदर इसका अपना न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक और रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन में डिजायर्ड जीन का भी डाल देती हूँ, इसको मुझे इसके अंदर एंटर करवाना है। ठीक है, ये एंटर करवा लेंगे। एंटर कराने के बाद जब ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, तो सपोज करो मेरे पास 100 बैक्टीरिया है, 100 में से 10 ऐसे होंगे जो एब्जॉर्ब कर लेंगे, 90 होंगे जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इन 90 और 10 को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इनको हम करेंगे डिफरेंशिएट सिलेक्टेबल मार्कर से, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जो कि तुम लोगों ने पढ़ा, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, या फिर किसी एंजाइम के लिए कोई जीन होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करके, उस तरीके से फिर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास एक बैक्टीरिया आ गया, ये हमारा एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास अपना जीनोमिक डीएनए है, और इसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वेक्टर के साथ। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका हमारा डिजायर्ड वाला है। अब हम क्या चाहेंगे, अब हम चाहेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया है, ये बैक्टीरिया मेरे पर्पस का प्रोटीन जो है या जो भी है, ये प्रोडक्ट जिस चीज के लिए भी कोड कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाए, फटाफट फटाफट बनाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब हम लोगों को बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और मल्टीपल कॉपीज अपनी बनाएगा तो वो हमारा जीन भी बनाएगा, हमारा जो प्रोटीन है, जीन का जो प्रोडक्ट है वो भी बनाएगा। इस तरीके से जो हमें प्रोटीन मिलता है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एक्सप्रेशन से जो प्रोटीन मिलता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, एक तो नॉर्मल प्रोटीन है जो जिसमें था उसी में बन रहा था, और अब हमने क्या किया, हम लोगों ने किसी और में से कहीं और प्रोटीन बनवाया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाया, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। तो एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, जब भी कोई प्रोटीन कोड करने वाला जीन एक हेटेरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है, हेटेरोलोगस होस्ट क्या है, हेटेरोलोगस, हेटेरोलोगस का मतलब है कि वो जीन नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, हमने उसको होस्ट यूज किया है, और वो कोई और स्पीशीज वगैरह है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी का प्रोटीन बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हेटेरोलोगस होस्ट, और इस हेटेरोलोगस होस्ट में जब प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक, छोटे लेवल पे बनाया जाए, स्मॉल स्केल पे,
तो हम छोटे छोटे कल्चर्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, या छोटा बीकर ले सकते हैं उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब हमें एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे चाहिए, जैसे अब अगर मैं देखूं कि दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, या माइक्रोब से यीस्ट बनाई जाती है, या और भी दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनका तो वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, सभी को जरूरत है, सबके लिए चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम प्रोडक्ट्स को चाहते हैं, तो हम लोगों को उनका जो ग्रोथ है, जो कल्चर है बैक्टीरिया की, वो भी बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी। बड़े लेवल पे करने के लिए हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को चाहिए बड़े बड़े कंटेनर्स। ठीक है, इन बड़े बड़े कंटेनर्स को क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं बायो रिएक्टर्स। ठीक है, बायो रिएक्टर्स क्या है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स वाले बड़े बड़े वेसल्स हैं। बड़े वेसल मतलब अच्छे बड़े बड़े टैंक है, जिसके अंदर सारा रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है, बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, और फिर वो बैक्टीरिया क्या है, अपना काम करता है, प्रोडक्ट बनाता है, और फिर उसमें से हम लोग जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि हो सकता है फिर तुम्हें समझ में ना आए, तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे एक बार। देखो, स्मॉल वॉल्यूम्स cultures cannot yield appreciable quantities of produce। जो छोटे कल्चर हैं, छोटे कल्चर मतलब तुमने किसी बीकर में बनाया, 1 लीटर या 2 लीटर के बर्तन में बनाया, तो उसमें से हमें अच्छी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी के लिए हम लोग बायो रिएक्टर्स बनाते हैं। बायो रिएक्टर्स क्या हैं, जब लार्ज वॉल्यूम वाले कल्चर जो हैं वो प्रोसेस किए जाएंगे, यानी 100 से लेके 1000 लीटर तक के। तो इसीलिए बायो रिएक्टर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक ऐसे वेसल्स हैं जिसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंजाइम्स हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। अब यूज किसका कर रहे हैं हम, माइक्रोबियल प्लांट का, चाहे हम माइक्रोब वाला प्लांट ले लें, माइक्रोब वाला एनिमल ले लें, या फिर कोई ह्यूमन सेल ले लें। ठीक है, सेल्स कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बैक्टीरियल सेल ही लिया जाए, एनिमल सेल लिया जा सकता है, ह्यूमन सेल लिया जा सकता है, माइक्रोब्स भी यूज किए जा सकते हैं। बायोरिएक्टर का क्या काम है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि वो कंडीशंस जिस पे मैक्सिमम एक्टिविटी देखी जाती है। ठीक है, ऑप्टिमम जो बोला जाता है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन जिस पर तुम्हें मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाई देगी, उसको ऑप्टिमम बोला जाता है। अब ये ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस में क्या क्या चीजें तुम रखोगे, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, पीएच कितना मेंटेन करना है, सबस्ट्रेट कितना डालना है, यानी कितना अमाउंट तुम्हें सबस्ट्रेट डालना है ताकि तुम्हें प्रोडक्ट मिल सके, कौन से साल्ट्स डालने हैं, कितने डालने हैं, विटामिन कितना चाहिए तुम्हें डालने हैं या नहीं डालने हैं, ऑक्सीजन जो है वो कब चाहिए, कितनी चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं एक बायोरिएक्टर के अंदर देखी जाएंगी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स जो हैं वो स्टीयरिंग टाइप होते हैं। ये वाला तुम्हें स्टीरर वाला दिखाया हुआ है, ये सिंपल स्टीरर टैंक। सिंपल स्टीरर टैंक में क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसके अंदर बेस जो है वो कर्व्ड होता है, प्लस बीच में एक रोटर लगा हुआ है। ठीक है, ये रोटेटर जो है वो क्या है, ये रोटेटर रोटेट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, इस तरीके से रोटेट करता रहता है। ऊपर प्रेशर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। ठीक है, एसिड बेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ सेंसर लगा हुआ है। मोटर है जो इसको ब्लेड्स को कॉन्टिन्यूस घुमाती रहेगी, ब्लेड्स लगे हुए हैं ताकि जो भी फोम बनेगी, जितना झाग बनेगा इसके घूमने से, जब भी हम लिक्विड को कॉन्टिन्यूसली घुमाते हैं तो फोम बन जाती है, तो वो फोम जो है वो ब्रेक हो जाएगी। फिर ये ब्लेड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, स्टीम बनाई गई है, स्टीम डाली गई है। स्टीम किस लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। स्टेरिलाइज यानी कि जो माइक्रोब हम जो भी हम सेल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं सिर्फ वही ग्रो करें, अनवांटेड बैक्टीरिया वगैरह जो हार्मफुल हैं वो ग्रो ना करें। कल्चर ब्रोथ, कल्चर ब्रोथ का मतलब है जो ये सारा लिक्विड जिसके अंदर सब चीज भरा हुआ है, यानी पानी डाला है, बैक्टीरिया डाला है, सबको कल्चर ब्रोथ कहा जाएगा। और साथ में तुमने स्टेराइल एयर भी दी है। एयर किस लिए,
ताकि जो बैक्टीरिया उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से प्रोवाइड होगी। ठीक है, कि कोई भी सेल है काम तो तभी कर पाएगा ना जब वो रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, तभी काम कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। तो यहाँ पढ़ते हैं, अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और कर्व्ड बेस, ताकि मिक्सिंग आसानी से हो सके। स्टिरर जो है वो फैसिलिटेट करता है। स्टिरर क्या है? ये स्टिरर है जो इसको कॉन्टिन्यूसली घुमाएगा। स्टिरर फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ताकि हम एयर दे तो यहाँ से रहे हैं लेकिन वो एयर सब जगह पहुंचे, इसीलिए ये मिक्सर काम करता है। ठीक है, बायोरिएक्टर में। ऑल्टरनेटिवली, ये तो हो गया हमारा सिंपल स्टिरर टैंक जिसमें सिंपली बस एक स्टिर किया और हो गया। दूसरा वाला हमारे पास है, एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। एयर जो है वो बबलिंग के थ्रू भी दी जा सकती है। ये कहाँ की जाती है? जो हमारे पास दूसरा स्टिर टैंक है जिसको हम स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयर जो है वो ऐसे देने की बजाय बबल्स की फॉर्म में दी जाती है। देखो छोटे छोटे बबल्स तुम्हें दिखाए गए हैं। तो ये बबल्स का क्या काम है? इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है यहाँ, ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो सके। और बबल्स की वजह से, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, कि ऑक्सीजन जो है वो इसमें ट्रांसफर हो पाए, बैक्टीरिया वगैरह उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। उसके लिए बबल्स की वजह से एरिया ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बबल्स होते हैं ऐसे सर्कुलर है, सारे में अपने अटैच करके रखते हैं ऑक्सीजन को, तो इस तरीके से ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। अब बायोरिएक्टर के अंदर एजिटेटर सिस्टम होता है। एजिटेटर सिस्टम का मतलब, जैसे सपोज करो अगर हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर रहा है तो यहीं पे सारी कॉलोनी इकट्ठे हो जाएगी। ठीक है, तो एजिटेटर होता है जो सारा का सारा जो भी मासेस बनते हैं उसको सब जगह घुमाता रहता है, मिक्स करता रहता है। एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन डिलीवरी करने वाला सिस्टम रहेगा। फोम कंट्रोल सिस्टम रहेगा, कि ये जो घुमा रहे हैं इसकी वजह से फोम बहुत ज्यादा ना बने, क्योंकि फोम बनेगी तो इनकी जो कैपेसिटी है वर्किंग की एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि माइक्रोब जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम करते हैं, इसीलिए टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, पीएच भी कंट्रोल करना है। एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स, सैम्पलिंग पोर्ट्स क्या है? जहां से सैंपल्स निकाले जाते हैं ताकि जो भी कल्चर है वो थोड़े थोड़े टाइम पे निकाला जा सके, कि अब तुम्हें निकालना भी तो पड़ेगा, वरना क्या होगा, सारा का सारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें होंगे वो सब एक बार यूज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, उसकी जगह थोड़े थोड़े टाइम पे स्मॉल अमाउंट्स इसमें से निकालते रहते हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वो सब जो है वो डालते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे बायोरिएक्टर्स हैं। दो तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं, दोनों के डायग्राम आने चाहिए। फिर कौन कौन से इसमें कंडीशंस चाहिए होती हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट आती है हमारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, कि एक बार हम लोगों ने ये बना दिया, उसके बाद उसको सेपरेट करना, उसको प्यूरिफाई करना, उसकी मार्केटिंग करनी, ये सारी चीजें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। फिर क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, जैसे अगर ड्रग्स हैं, वो दवाइयां हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स की भी जरूरत होती है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, यानी क्वालिटी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आती हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं उसके बाद तुम्हारा फाइनली प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो मार्केट में बेच दिया जाता है और कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो 11 है वो खत्म हो जाता है।